हेलो स्टूडेंट्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हे फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए जो रिट एग्ज़ाम में नया टॉपिक जोड़ा हुआ है लेवल फर्स्ट में कृषि पद्धतियाँ या कृषि प्रणालियाँ, वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। हे फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पास में लगे बेल आइकन को सब्सक्राइब करके ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास तक पहुँच जाए। हे फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स को अपने साथ लाइव नहीं जोड़े हो या फिर किसी को शेयर नहीं किया हो तो शेयर ज़रूर करें, ताकि अपने जो वीडियोस है उसका फ़ायदा कोई और भी उठा सके। मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोचिंग्स की फ़ीस नहीं भर सकते, ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते। उनके लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि वो ये पढ़कर क्या पता किसी लायक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ज़रूर करें और किसी भी एक स्टूडेंट्स को ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो उस इंसान को बोलना है कि आगे वो और लोगों की भी हेल्प करें, इसी से बदलाव आ सकता है। आगे अपन देखते हैं कृषि पद्धतियाँ। अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कृषि पद्धतियाँ। आपके अपने ये पर्यावरण की सेकंड क्लास रहेगी, ठीक है। कृषि पद्धतियाँ का अर्थ क्या होता है? कृषि पद्धति है, उसका अर्थ क्या होता है? फसल उगाने के लिए किसान जिन तरीकों को अपनाता है उसे कृषि पद्धतियाँ फसल पद्धति कहा जाता है। यानी किसान जो फसल उगाने के लिए जिन तरीकों को अपनाता है या फिर जिन प्रणालियों का प्रयोग करता है उसको कृषि पद्धति या फसल पद्धति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, फसल को उगाने के लिए किसान द्वारा किया गया कार्य अर्थात कृषि क्रियाकलाप ही कृषि प्रणालियाँ या कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। आगे देखते हैं अपन निर्वाह कृषि। अब कृषि के प्रकार आ गए। कृषि के प्रकार, पहली कौन सी है? निर्वाह कृषि। पहली कौन सी आ रही है अपनी? निर्वाह कृषि। इसी कृषि पद्धति में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोगों में स्थानीय उत्पादनों का संपूर्ण उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि, निर्वाह यानी जिसके लिए वह कृषि जिसमें अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कृषि करते हैं वो निर्वाह कृषि हो जाती है। इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में इसको बांटा गया है। पहली है आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी जो प्राचीन काल से जो चलती आ रही है वो कृषि आदिकालीन निर्वाह कृषि कहलाती है। अपन देखते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दिया जाता है, जहां पर आदिम जाति के लोग यहाँ कृषि कार्य करते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि है जो प्राचीन काल से या आदिवासी लोग करते आ रहे हैं, वो जंगलों को काटकर या स्थानांतरण कृषि का रूप भी होता है। आगे देखते हैं अपन क्षेत्र। आदिकालीन निर्वाह कृषि के जो क्षेत्र होते हैं वह कौन से होते हैं? तो विश्व तौर पर अपन इसको देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण तथा मध्य अमेरिका में, उष्णकटिबंधीय भाग में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। जो दक्षिणी अमेरिका का जो मध्य भाग है या मध्य अमेरिका का भाग है उसमें जो उष्णकटिबंधीय भाग है उसमें ये, और पूर्वी एशिया के भाग में ये आदिमकालीन निर्वाह कृषि होती है। इसे यह कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली द्वारा ये कृषि की जाती है, यानी फसलों को जलाकर ये वनों को जलाकर ये कृषि की जाती है। इसमें किसान नए नए क्षेत्रों में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है, क्योंकि उनके पास कृषि में देने के लिए जो खाद होता है वो नहीं होता, और वे खाद के तौर पर जो वनों को जलाकर जो उस क्षेत्र में जो वनों की राख होती है उसको एक राख के वो खाद के तौर पर वो प्रयोग करते हैं। तो इसे कर्तन दहन प्रणाली या फिर स्लैश एंड बर्न कृषि प्रणाली भी कहा जाता है। अब आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में से अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रणाली को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिल्पा इसको कहाँ कहा जाता है? मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है उसको मिल्पा कहा जाता है। कोनू को वेनेजुएला में कोनू को कहा जाता है। ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? रोका। मध्य अफ्रीका में क्या कहा जाता है? मेसेलो। इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? लदांग।
इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है इसको? लदांग। और वियतनाम में क्या कहा जाता है इसको? रे। मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में। कोनोको कहा जाता है इसको वेनेजुएला में। रोका कहा जाता है इसको ब्राज़ील में। मेसेलो कहा जाता है इसको मध्य अफ्रीका में। लद्दाख कहा जाता है इसको इंडोनेशिया में। और वियतनाम में क्या कहा जाता है इसको? रे के नाम से इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? आदिकालीन निर्वाह कृषि को। आदिकालीन निर्वाह कृषि को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं भारत में स्थानांतरणशील कृषि के प्रमुख नाम। स्थानांतरणशील कृषि यानी ये तो अपने हो गए क्या विश्व के तौर पर इसको किस किस नाम से जाना जाता है। अगर अपन देखें भारत में इसको स्थानांतरणशील कृषि यानी जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है झूम कृषि। उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पूर्वी भाग में जो उत्तर पूर्वी भाग में जो राज्य है उनमें इसको झूम कहा जाता है। पामलू कहा जाता है इसको मुख्य रूप से मणिपुर में, ठीक है। दीपा कहा जाता है बस्तर यानी छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है उसमें, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कहा जाता है इसको बेबरिया दहिया। आंध्र प्रदेश में कहा जाता है इसको पोंडू या पेंडा। और उड़ीसा में कहा जाता है पामाडाबी या कोमान या बारिगा। इसको क्या कहा जाता है? कोमान या बारिगा या फिर पामाडाबी, ठीक है। फिर आगे आ रहा है अपना कुमारी कहाँ कहा जाता है? पश्चिमी घाट में। वालरा कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। खिल कहा जाता है हिमालय क्षेत्र में। और कुरुवा कहा जाता है झारखंड में। ये क्या है? आदिकालीन या स्थानांतरण कृषि के अलग अलग नाम हैं जो भारत में इसको अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। आगे देखते हैं गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे हुए देशों में की जाती है। यह एशिया के जो घने बसे यानी जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पे की जाती है। इनके 2 प्रकार हैं। इसके भी कितने प्रकार है? गहन निर्वाह कृषि के भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहली है चावल प्रधान, यानी जहाँ पे चावल, इनमें मुख्य फसल क्या होती है? चावल होती है। खेतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। कृषि कार्य में संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है। फिर आगे देखते हैं मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। पशुओं की गोबर की खाद तथा हरी खाद का उपयोग होता है। प्रति इकाई उत्पादन अधिक परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण फसल होती है वो कौन सी होती है? चावल की होती है। खेतों का आकार छोटा होता है। कृषि में संपूर्ण परिवार लगा होता है। भूमि का गहन उपयोग होता है और मानव श्रम की अधिक महत्व होता है। पशुओं एवं गोबर की खाद या हरी खाद का उपयोग अधिक होता है। प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होता है, यानी जिस प्रकार छोटे खेत में उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन जो प्रति कृषक यानी प्रति किसान का उत्पादन होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि खेत छोटा होगा, संपूर्ण परिवार लग रहा है, तो परिवार में 2 आदमी 4 आदमी तो है नहीं, किसी का बड़ा परिवार भी होता है, किसी का छोटा परिवार भी होता है, तो संपूर्ण परिवार लगा रहता है। तो जैसे इतना सा खेत है, ठीक है, इसमें उत्पादन तो हो रहा है बढ़िया, प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन जो श्रम है कृषक के तौर पे जो उत्पादन हो रहा है वो कम हो रहा है। आगे देखते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के ऐसे क्षेत्र जहाँ उच्चावच जलवायु, वायु मृदा आदि भौगोलिक कारकों में भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना संभव नहीं होता। जैसे जहाँ पर उच्चावच होते हैं जलवायु या फिर वायु मृदा अलग अलग तौर पे भौगोलिक कारकों की वजह से जो धान की फसल यानी जो चावल है, धान किसको कहा जाता है? चावल को कहा जाता है, वहाँ पर उगाना संभव नहीं होता। उत्तरी चीन, मचूरिया, उत्तरी कोरिया तथा उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन तथा जौ एवं सोरपम बोया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। भारत के सिंध गंगा के मैदान में पश्चिम भाग में गेहूं तथा दक्षिणी एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा मुख्य रूप से उगाया जाता है। ये अपना वहाँ राजस्थान का बताया जा रहा है कि राजस्थान का जो क्षेत्र है जहाँ पर शुष्क प्रदेश है वहाँ पर ज्वार एवं बाजरा अधिक उगाया जाता है। नेक्स्ट अपना आ रहा है इनमें चावल निर्वाह कृषि के विपरीत सिंचाई ज़्यादा की जाती है, क्योंकि चावल निर्वाह में तो सिंचाई की अत्यधिक जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, लेकिन जो ज्वार और बाजरा होती है, जो ज्वार और बाजरा उसमें सिंचाई की आवश्यकता इतनी नहीं होती है।
रोपण कृषि, आगे अपन देखते हैं रोपण कृषि। इस कृषि पद्धति की शुरुआत यूरोपियन लोगों ने औपनिवेशीकरण के दौरान की। औपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है, बताइए जरा। औपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है? औपनिवेशीकरण का तात्पर्य होता है कि जो यूरोपियन देश एशियाई देशों को अपने अधीन लेकर जो कार्य करवा रहे थे, या अपने अधीन उनकी कंपनियां या फिर उनके जो भी संस्थान थे उनको अपने अधीन कर लिया था, तो वो उपनिवेश है। तो यूरोपियन देश औपनिवेशीकरण के दौरान जिस कृषि पद्धति की शुरुआत की वह रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। यूरोपियन लोगों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले में अनायास के पौधे लगाए। सबसे पहले जो यूरोपियन देशों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो पौधे लगाए थे वो कौन से थे? चावल था, कॉफ़ी था, कोको, रबड़ था, कपास था, गन्ना था, केला था और अनायास के पौधे लगाए थे। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? रोपण कृषि की जो विशेषताएं थी वो कौन सी थी? इसमें रोपण कृषि की अपन विशेषताएं देखते हैं। रोपण कृषि की विशेषता, कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता था, यानी कृषि क्षेत्र का जो आकार है, चावल निर्वाह कृषि में तो कृषि क्षेत्र का जो आकार था वो बहुत छोटा होता था, लेकिन जो कृषि क्षेत्र का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें किसमें? रोपण कृषि के अंतर्गत है। अधिक पूंजी निवेश, इसमें पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। उच्च प्रबंधन तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, इसमें उच्च प्रबंधन तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी किया जाता है। एक फसल कृषि है, एक फसली कृषि है, यानी एक फसली कृषि है, इसको एक बार उगा सकते हैं, ठीक है। सस्ते श्रम, इसमें श्रमिकों की भी आवश्यकता कम पड़ती है। विकसित यातायात व्यवस्था की उपलब्धता, और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के जो बागान होते हैं इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फेजेंडा। जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उसको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य और अनाज कृषि, इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों की आंतरिक अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है। यानी जो वाणिज्य कृषि है वह आंतरिक शुष्क, अर्धशुष्क, जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी उपलब्ध है, यानी जो शुष्क एरिया पूरे नहीं है वहाँ पाई जाती है। मुख्य फसल, इसकी मुख्य फसल क्या है? अर्धशुष्क क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है? मक्का है, जौ है, राई है, जई है। मक्का, जौ, राई, जई। मुख्य फसल तो गेहूँ है। इसके अलावा यानी मुख्य फसल तो इसमें गेहूँ है। अर्धशुष्क क्षेत्र की जो मुख्य फसल है वो तो है गेहूँ। उसके अलावा जो होती है वो है मक्का है, जौ है, राई है और जई है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं इसकी विशेषता। इसकी विशेषता, खेतों का आकार बड़ा होता है, कृषि कार्य हेतु यंत्रों का उपयोग किया जाता है, प्रति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। आगे अपन देखते हैं कि चावल निर्वाह कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत ही कम होता है। इसमें इसका उल्टा है, विस्तृत वाणिज्य कृषि में इसका उल्टा है, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र देखते हैं। यूरेशिया की स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अमेरिका के वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैटमबरी के मैदान। जो अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं इनको अलग अलग देशों में, अलग अलग द्वीपों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आगे अपना रहा है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि कौन सी होती है? यह कृषि विश्व के अनेक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग है। यानी ये जो क्षेत्र हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग है, वहाँ पे मिश्रित कृषि की जाती है। अब यहाँ पे इसकी विशेषता, मिश्रित कृषि की विशेषताएं अपने को बताई जा रही हैं। खेतों का मध्यम आकार, यानी खेत ना ही तो ज़्यादा बड़े होते हैं ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इसकी मुख्य फसल कौन सी है? गेहूँ, जौ, राई और जई, मक्का, चारे की फसलें, कंदमूल। कंदमूल फल जो भी आ गए इसमें वो मिश्रित कृषि के अंतर्गत आते हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों का समान महत्व, उत्पादन और पशुपालन दोनों के महत्व को देखते हुए यह फसल की जाती है। रासायनिक खादों का अधिक उपयोग एवं इन पर अधिक पूंजी का व्यय, रासायनिक खाद अधिक डाले जाते हैं। मिश्रित कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग बहुत ही अधिक होता है।
किसानों की कुशलता एवं योग्यता। इसमें किसानों की कुशलता एवं योग्यता अत्यधिक महत्व करती है, क्योंकि किसान किस कुशलता के साथ फसल को बो रहा है, उसमें निराई गुड़ाई कर रहा है या फिर उसको काट रहा है, तो वो उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। डेयरी कृषि, अब इसमें आ रहा है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि दूधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत प्रकार है, जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जहाँ पे डेयरी कृषि यानी दूधारू पशुओं का जो पालन पोषण किया जाता है, उसके लिए उन्नत प्रकार की है और इसमें अत्यधिक पूंजी यानी पैसा की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि पशु रहेंगे वहाँ पे श्रम अधिक होता है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय औद्योगिक क्षेत्र के समीप किया जाता है, क्योंकि डेयरी कृषि दूधारू यानी दूध की जो दूध का विक्रेता होता है वो नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्र में अधिक होता है, तो यह नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र के समीप किया जाता है। वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। जो वाणिज्य कृषि यानी जो बेचने की जो डेयरी कृषि है उसके लिए 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला यूरोप, पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र सबसे बड़ा प्रदेश है वाणिज्यिक डेयरी कृषि के लिए। दूसरा है कनाडा, तीसरा है न्यूजीलैंड एवं दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया जो क्षेत्र होते हैं वो होते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि, आगे भूमध्य सागरीय कृषि। इस कृषि का विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र में है, जो दक्षिणी यूरोप के से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया के अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है वह दक्षिणी यूरोप से लेकर अफ्रीका, ट्यूनीशिया तथा अटलांटिक तट तक फैला हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र खट्टे फलों की आपूर्ति करने के लिए महत्वपूर्ण। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय की क्षेत्र की प्रमुख विशेषता रही है। अगर अपने को पूछा जाए कि अंगूर की खेती मुख्य तौर पर की जाती है, तो अंगूर की खेती मुख्य तौर पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। उच्च गुणवत्ता वाले अंगूरों तथा उच्च गुणवत्ता युक्त मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती हैं। उच्च गुणवत्ता वाले जो अंगूर होते हैं उनसे मदिरा, अपन मदिरा पान करते हैं, मदिरा यानी शराब का निर्माण किया जाता है। और निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं जिनमें कुछ खराब होते हैं या फिर कुछ जो उपयोग के आधार पर नहीं होते, बहुत कम काम में लिए जाते हैं मदिरा के या फिर किसी और चीज़ के, ठीक है, उसको सुखाकर मुनक्का या फिर किशमिश बना दी जाती हैं। आगे देख रहे हैं अपन अंजीर तथा जैतून भी यहाँ पर उत्पादित होते हैं। अंजीर और जैतून कुछ है फसल, ये भी यहाँ पर उत्पादित होती हैं। उद्यान कृषि एवं बाजार के लिए सब्जी खेती। उद्यान कृषि जहाँ पे पेड़ पौधे या फिर उद्यान यानी फूलों के पौधे उगाए जाते हैं या फिर सब्जी खेती। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलों जैसे सब्जियां, फल एवं फूल लगाए जाते हैं। इनकी विशेषता, खेतों का आकार छोटा होता है, यातायात के साधनों की सुविधा होती है, श्रम गहन अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशक, हरित गृह एवं शीत क्षेत्रों में कृषि ताप का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल इजी से, इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं है। क्षेत्र, अब इसका क्षेत्र पूछ रहा है, तो क्षेत्र है इसका इस प्रकार की कृषि उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी पूर्वी भाग में भूमध्य सागरीय प्रदेश में ज़्यादा विकसित है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। विश्व तौर पर अपन देखें ट्यूलिप नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। ट्रक कृषि, जिन प्रदेशों में किसान केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसे ट्रक कृषि भी कहा जाता है। जहां पर केवल सब्जियां पैदा होती हैं उस फसल को या फिर उस कृषि को ट्रक कृषि कहा जाता है। और पुष्प उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला नीदरलैंड है। कारखाना कृषि, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार की खेती की जाती है। इसमें पशुधन भी पाला जाता है, जिसमें पशुधन भी पाला जाता है और औद्योगिक क्षेत्र में भी की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, और कारखाना कृषि कहा जाता है। सहकारी कृषि, जब किसानों का एक समूह अपनी कृषि तथा अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करता है, उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। किसानों का एक समूह है, जैसे 10-15 किसान एक जगह होकर किसी कृषि कार्य में लग गए, वो होती है सहकारी कृषि, जिसमें वो अधिक पूंजी कमाना चाहते हैं। सहकारी संस्था किसानों को सभी रूप में सहायता करती है। सहकारी संस्था किसानों को हर एक मोड़ पे उनको सहायता प्रदान करती है। सहकारी आंदोलन शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था।
एक शताब्दी पूर्व एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन तथा इटली में सफलतापूर्वक चला। अगर अपने से पूछा जाए कि सहकारी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और किन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चलाया गया, तो ये एक शताब्दी पूर्व शुरू हुआ था और पश्चिमी यूरोप, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में सफलतापूर्वक चला है। इससे सबसे ज़्यादा सफलता कहाँ मिली है, तो इससे सबसे ज़्यादा सफलता मिली है डेनमार्क जो है वहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। सामूहिक कृषि कहा जाता है। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। प्रारंभ सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहाँ पर हुआ, तो सोवियत संघ रूस में, पूर्व सोवियत संघ का हुआ था। कोलक खोज, इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलक खोज भी कहा जाता है। कोलक खोज कहाँ कहा जाता है, सोवियत संघ में। किस प्रकार की कृषि को, सामूहिक कृषि को कोलक खोज भी कहा जाता है सोवियत संघ में। इसमें सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है कि सरकार इसमें उत्पादन होगा, इसमें 10%, 5%, 2% सरकार को देना है, यह सरकार निर्धारित करती है। सरकार उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती थी। लक्ष्य से अधिक उत्पन्न होने वाला भाग सभी सदस्यों में वितरित कर दिया जाता, बाजार में बेच दिया जाता। यदि सरकार बोलती कि यहाँ पे आज इतना क्विंटल माल उत्पादित होगा, अगर उससे अधिक होता था तो जितना निर्धारित किया हुआ है वो तो सरकार को दे दिया जाता था, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रा बच गया वो सभी लोगों में वितरित कर दिया जाता था, यानी सभी लोगों में बांट दिया जाता था, चाहे वो किसान उसको खुद के काम में लो या फिर बाजार में वितरित करो। आगे आ रहा है अपना कृषि की विभिन्न शाखाएं। अब कृषि की विभिन्न शाखाएं हैं वह कौन कौन सी होती हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सो इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। सेरीकल्चर कृषि किसको कहा जाता है, जिसमें रेशम कीट पालन का, रेशम का कीट पालन कहाँ किया जाता है, तो ये शहतूत के वृक्ष पे किया जाता है। रेशम का इस पे नहीं होता है, हाँ रेशम का इसी पे होता है, शहतूत के वृक्ष पर होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहा जाता है। पीसीकल्चर मछली पालन, पीसी याद रखना, सेरी री आ रहा है, सेरी रे आ रहा है, तो सेरी में रेशम कीट पालन होगा। एपी यानी मधुमक्खी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कृषि। पीसीकल्चर, पीसी यानी मछली, पिस आता है अपना, फिश बोलते हैं इसको, पीसीकल्चर मछली पालन हो गया। फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर यानी हॉट इन बाग, तो हॉर्टिकल यानी बागवानी कृषि। और विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसको बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा निर्वाह कृषि का भाग है, निर्वाह कृषि का भाग है, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, उपयुक्त दोनों, रोपण कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि भी इसका भाग है और गहन निर्वाह कृषि भी इसका भाग है, तो इसमें सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख फसल है, कपास है, चावल है, चाय या रबड़ है। कपास, चाय और रबड़ ये तो क्या है, रोपण कृषि की फसलें हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चावल है होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्न में से श्लेषण वर्ण कहा जाता है, किस कृषि को श्लेषण वर्ण कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्थानांतरण कृषि को श्लेषण वर्ण कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है, कर्तन दहन प्रणाली भी इसको कहा जाता है, कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है, स्थानांतरणशील कृषि क्या कहला जाती है, झूम। राजस्थान में झूम कृषि कहलाती है, राजस्थान में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, वालरा। निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि की मुख्य फसल नहीं है, रोपण कृषि की फसल नहीं है। कॉफी है, कॉफी भी रोपण कृषि की फसल है, रबड़ भी है, गन्ना भी है, लेकिन गेहूं नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है अपने को,
तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान क्या कहलाते हैं? ब्राज़ील जो देश है उसमें कॉफ़ी के बागान क्या कहलाते हैं? फेजेंडा, रे, मिल्पा या चेना? तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फेजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में किस प्रकार की कृषि पद्धति अपनाई जाती है? रोपण, विस्तृत वाणिज्य, निर्वाह कृषि या डेयरी कृषि? अर्धशुष्क में कौन सी जो है वो की जाती है? तो वो की जाती है निर्वाह कृषि होती है। फसल उत्पादन के साथ पशुपालन किस कृषि पद्धति की विशेषता है? पशुपालन के साथ कौन कृषि पद्धति की विशेषता? डेयरी कृषि में तो पशुपालन पर ध्यान दें। मिश्रित कृषि, भूमध्य सागरीय, रोपण कृषि? तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। मिश्रित कृषि में पशुपालन तथा कृषि पर मुख्य तौर पर ध्यान दिया जाता है। निम्न में से कौन सी कृषि पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है? सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि, उद्यान कृषि या डेयरी कृषि? कृषि पशुओं के पालन पोषण का, तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना हो जाएगा, डेयरी कृषि के अंतर्गत आती है पशुओं के पालन पोषण का। अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? ध्रुवीय क्षेत्र की, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, उपयुक्त दोनों की, इनमें से कोई नहीं? तो ये आएगा बी ऑप्शन, भूमध्य क्षेत्रीय की प्रमुख विशेषता है अंगूर की कृषि। निम्न में से किस कृषि पद्धति में सब्जियां, फल एवं पुष्प उगाए जाते हैं? कौन सी में उगाए जाते हैं? तो इसमें उगाए जाते हैं सहकारी में, उद्यान में, रोपण में, निर्वाह में? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उद्यान कृषि में उगाए जाते हैं। निम्न में से किसकी कृषि को ट्रक कृषि का नाम दिया गया? ट्रक कृषि सब्जियों की, फलों की, अनाज की या उपयुक्त सभी? तो सब्जियों की कृषि को जो ट्रक कृषि का नाम दिया गया है। कारखाना कृषि के प्रमुख स्थान किसका होता है? कारखाना कृषि में प्रमुख स्थान किसका होता है? फल उत्पादन का कारखाना में, पशुधन का, अनाज उत्पादन या कपास उत्पादन का? तो कारखाना में किसका होता है? फल उत्पादन का नहीं, पशुधन का नहीं, अनाज का नहीं, कपास उत्पादन का होता है। जब किसानों का एक समूह है अपनी किसी कृषि के अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है, तो उसे किस प्रकार की कृषि कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सहकारी कृषि कहा जाता है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि पद्धति का आधारभूत सिद्धांत उत्पादन के सिद्धांतों का स्वामित्व, संपूर्ण समाज तथा सामूहिक श्रम पर आधारित होता है? किस पर होता है? सामूहिक श्रम पर आधारित होता है, तो वह होता है सामूहिक कृषि पर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या नाम दिया गया? कोलखोज, दापा, ट्यूलिप? इनमें से कोई नहीं, कोलखोज इसको नाम दिया गया था सोवियत संघ में। स्थानांतरणशील कर्तनदहन कृषि में कृषि भूमि तैयार की जाती है। स्थानांतरणशील कृषि में प्रतिभूमि छोड़कर वन जलाकर बंजर भूमि का उपयोग करके, या इनमें से कोई नहीं, तो वन जलाकर इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि के किस प्रकार के आदिम जाति के लोग द्वारा कृषि कार्य किया जाता है? निर्वाह कृषि में किस प्रकार में निर्वाह जाति के किस प्रकार में आदिम जाति के लोगों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है? गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि और वाणिज्य अनाज कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पानी में पौधों को उगाना कहलाता है? पानी में पौधों को उगाना कहलाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पानी में पौधों को उगाना कहलाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हे फ्रेंड्स, आपको आज 20 क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट मिल गए। आप मेरे मैराथन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।